यूनिवर्सल एनिग्मास की मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ज़िंदगी की इब्तिदा एक ऐसा मुइम्मा है जिसे हल करने के लिए हर दौर का इंसान तगोदो करता रहा, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिसे यकीन की हद तक जवाब करना शायद मुमकिन ही नहीं। हज़ारों सालों से मुख्तलिफ नज़रियात सामने आते रहे जो मुख्तलिफ पहलुओं से ज़िंदगी की इब्तिदा के बारे में जायज़ा लेते रहे। निज़ाम ज़िंदगी के हर शोबे से लोगों ने इस मौजू पर गुफ्तगू की, लेकिन हमेशा पुरअसरारियत मुकद्दर रही। कभी फितरत शनासों ने तो कभी मजहबी पेशवाओं ने इसरारे इब्तदाई ज़िंदगी से पर्दा उठाने की कोशिश की। अगर हम ज़िंदगी की इब्तदा से मुतल्लिक़ गुफ्तगू करें तो ज़िंदगी के इर्तिका को प्राइमरी हैसियत हासिल होती है और इस लिहाज से माहिरीन दो हिस्सों में बटे हुए मिलते हैं। एक वो जो इर्तिका पर यकीन रखते हैं चाहे इसका तरीक़ाकार कोई भी हो, और दूसरे वो जिन्हें हम इनफरादी तख्लीक के मानने वाले यानी क्रिएशनिस्ट कहते हैं। पहले ग्रुप में जो लोग ज़्यादा शोहरत के हामिल हैं उनमें चार्ल्स बोनेट, हॉल्डेन, हक्सले, चार्ल्स लाइल, अल्फ्रेड रसेल वालेस, हर्बर्ट स्पेंसर और चार्ल्स डार्विन के नाम काबिल ज़िक्र हैं। जबकि दूसरे ग्रुप में ज़्यादातर मजहबी रहनुमा और साइंसदानों की एक लंबी लिस्ट शामिल है, लेकिन जिस नज़रिए ने हर शोबे ज़िंदगी पर अनमिट नकूश छोड़े हैं बलाशुबा वो डार्विन का नज़रिए इर्तिका है। बुनियादी तौर पर इर्तिका और इब्तदाई ज़िंदगी दो अलग चीज़ें हैं, लेकिन जाहिर है इर्तिका इब्तदाई ज़िंदगी का मरहून मिन्नत है। अगर नज़रिए इर्तिका ज़िंदगी के तसलसल को उसकी इब्तदा तक ले जाए तो वो इब्तदाई ज़िंदगी को समझने में मावन ज़रूर हो जाएगा। डार्विन के नज़रिए इर्तिका की खूबी यही है कि ये वो खोजी है जो खुरे का सही सिमत में पीछा करने की सलाहियत रखता है। गो कि ये एक सरासर साइंसी नज़रिया था और नज़रिए में चाहे वो कितना ही यकीन की हद को छूता हो, रत्ती बराबर झोल ज़रूर होता है, वरना तो वो एक कानून बन जाए। लेकिन पिछली 2 सदियों से जिस तरह इंसानी ज़िंदगी पर इसके असरात मुरतब हुए शायद ही किसी और इल्मी बहस के पड़े हों। आजकल कुछ लोग नज़रिए इर्तिका को समझे और जाने बगैर इसे तनकीद का निशाना बनाते हैं, हालांकि किसी भी साइंसी और इल्मी बहस के लिए ज़रूरी है कि कम अज़ कम इसकी बुनियादों का इल्म हो। अगर डार्विन के नज़रिए इर्तिका पर इसे समझे बगैर बहस की जाए तो सवाए ऐसी बहस पर मजाक का निशान बनने के और क्या हासिल हो सकता है। हमारे अकायद जो भी हों, हमारा ईमान जैसा भी हो, अगर ऐसे यकीनों और ईमानों पर हम मुदल्लल नहीं हैं तो जाहिर है आज की इल्म से भरी दुनिया में हमारी बात कोई नहीं सुनेगा और ना ही हमारे सवालों के जवाब हमारे हाथ आएंगे। डार्विन ने अपना नज़रिया को ड्राइंग रूम में बैठकर टेबल टॉक के दौरान नहीं दिया था, बल्कि इसके पीछे एक लंबी काविश, सफ़र, बहस, तनकीद और इल्म की दास्तान है। अगर इसकी थ्योरी का हमें इनकार करना है तो कम अज़ कम इतनी मेहनत तो करना पड़ेगी। सिर्फ चंद साइंसदानों के इतराज़ात और अपने अकायद की बुनियाद पर इसे जुटलाना मुमकिन नहीं होगा। और मज़ाहिब भी यही कहते हैं कि अपने रब की निशानियाँ ढूंढने के लिए चलना फिरना पड़ेगा, ज़मीन को फरोलना पड़ेगा, तब इल्म के मोती हाथ आएंगे। डार्विन ने तो ये सब किया, लेकिन इस पर एतराज़ करने वालों के पास ना तो इस जैसे दलाइल हैं और ना वैसा इल्म। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक बात करना नहायत ज़रूरी है कि मज़हब का दर्जा बहुत बुलंद है, वो मुकम्मल और जामे है, जबकि साइंस महज इल्म की एक शाख है जो खुद अभी अपने इर्तिकाई अमल से गुजर रही है। लिहाजा साइंसी शवाहिद की बुनियाद पर ना तो हम मज़हब की हकानियत का इनकार कर सकते हैं और ना मजहबी कुतब में दिए जाने वाले हवाला जात का इनकार कर सकते हैं, क्योंकि तमाम मज़ाहिब के आलम दीन अपने मज़ाहिब की मुक़द्दस किताबों से जो हवाला जात पेश करते हैं वो इसकी सिर्फ लफ्ज़ी तफसीर बयान करते हैं, जबकि इसके अंदर पोशीदा गहराई को नज़रअंदाज कर देते हैं। सबसे पहले तो ये मानना होगा कि तमाम मज़ाहिब की मुक़द्दस किताबें एक इंसान को इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए एक मखसूस तरीक़ाकार बताती हैं ताकि माशरा एक एतदाल के साथ तरक्की करे। मुक़द्दस किताबें ज़िंदगी का लाया अमल वज़ा करती हैं, लेकिन मजहबी उलमा इन किताबों को साइंस की किताब साबित करने पर मुसर नज़र आते हैं, जबकि दूसरी तरफ साइंसदान मज़हब का मुकम्मल इल्म ना होने के बायस इसकी हकानियत के मुनकर नज़र आते हैं। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि साइंस बहैसियत इल्म मज़हब से मुतसादम है, बल्कि साइंस इन हक़ाइक़ की तलाश में है जिनका हवाला इलामी कुतब में मिलता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि दोनों फ़रीक़ैन सतही तौर पर अपने अपने नज़रियात की बुनियाद पर एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े नज़र आते हैं। अब हम वापस अपने मौजू की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, हमें डार्विन के नज़रिए इर्तिका को समझना हो तो पहले डार्विन के बारे में जानना ज़रूरी है और उन हालात को समझना ज़रूरी है जिनमें डार्विन को इस नज़रिए की पेशबंदी में मदद मिली।
ڈارون 12 فروری 1809 کو شروزبری انگلینڈ میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک ڈاکٹر تھا اور وہ اپنے بیٹے کو بھی اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتا تھا، لیکن ڈارون کو ابتدا سے ہی رسمی اسکول کی زندگی سے نفرت ہو گئی تھی۔ اسے شکار اور لمبی سیروں سے شغف تھا۔ گو کہ ڈارون کا باپ اس کی ان حرکات سے بہت رنجیدہ تھا اور اس نے ڈارون کو کوسنا بھی شروع کر دیا تھا کہ تم خاندان کے لیے بدنما داغ بننے جا رہے ہو۔ لیکن ڈارون کی قوت مشاہدہ اور سیر کرنے کے شوق نے اس کے اندر سائنس کے لیے رغبت بڑھا دی۔ ڈارون کو میڈیکل کالج کی تعلیم کے لیے یونیورسٹی آف ایڈنبرگ میں داخل کروا دیا گیا، لیکن ڈارون کو میڈیکل کی تعلیم سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ایڈنبرگ کے دوسرے سال میں ڈارون کو علم الحیوانیات یعنی زوالوجی سے دلچسپی ہو گئی تھی اور اس نے سمندری جانوروں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اس نے جیالوجی کے لیکچر بھی لینا شروع کیے، لیکن وہ اسے بورنگ لگے۔ ڈارون کے باپ نے اس کی میڈیکل سائنس میں غیر دلچسپی کو دیکھتے ہوئے اسے کیمبرج میں چرچ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا۔ کیمبرج میں 3 سال گزارنے کے بعد ڈارون نے گریجویشن کی ڈگری آسانی سے حاصل کر لی۔ کیمبرج کے دوران بھی ڈارون کی زیادہ تر دلچسپیاں نباتات اور حیوانیات سے متعلق ہی رہیں۔ اس دوران اس نے بیٹلز کی مختلف اقسام کو بھی اکٹھا کیا۔ کیمبرج کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ شروزبری میں چٹانوں کے مشاہدات میں مصروف ہو گیا۔ اسی دوران اس کی ملاقات پروفیسر ہانسلو سے ہوئی، جو کیمبرج میں ماہر ارضیات اور فطریات تھے۔ اس نے ڈارون کو برٹش رائل نیوی کی سروے شپ HMS بیگل پر ماہر فطریات کے طور پر جانے کی ترغیب دی۔ یہ بحری جہاز جنوبی سمندروں میں ایک لمبے سفر پر روانہ ہونے والا تھا۔ یہ 5 سالہ سفر تھا اور ڈارون اس پر رہتے ہوئے اپنی مرضی کے جانداروں کی معلومات اکٹھا کر سکتا تھا اور انہیں اپنے لیے استعمال کے لیے واپس انگلینڈ لا سکتا تھا۔ اس سفر کے دوران جہاز کی کپتان نے، جو خود بھی فطرت میں گہری دلچسپی رکھتا تھا، ڈارون کے لیے مختلف جانداروں اور چٹانوں وغیرہ کی وضاحت بھی کرنا شروع کر دی۔ اس نے ڈارون کو جیولوجسٹ چارلس لیل کی کتاب پرنسپل آف جیولوجی دی، جس میں چٹانوں کے بارے میں بیش بہا معلومات تھیں۔ ڈارون کا سفر یورپ سے شروع ہوا اور وہ ساؤتھ امریکہ سے ہوتا ہوا آسٹریلیا پہنچا اور پھر وہاں سے ساؤتھ افریقہ اور پھر دوبارہ ساؤتھ افریقہ سے ہوتا ہوا واپس یورپ پہنچا۔ یہ ایک طرح سے پوری دنیا کا سفر تھا۔ سفر کے دوران ڈارون اپنے مشاہدات کو لکھتا گیا اور مختلف علاقوں سے فاسلز، پودوں اور جانوروں کے نمونہ جات کو بھی اکٹھا کرتا گیا اور ساتھ ہی ہر علاقے کی چٹانوں کو بھی اپنے مشاہدے کا حصہ بناتا گیا۔ ڈارون کو سب سے پہلے ارتقاء سے متعلق جو شواہد ملے وہ ارجنٹینا کے ساحلی علاقوں پر پائے جانے والے ایک جانور آرماڈیلو سے متعلق تھے۔ اس جانور پر ایک مخصوص قسم کا شیل تھا۔ ڈارون کو وہاں بہت بڑے بڑے جانوروں کے فاسلز بھی ملے اور اسے یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ ان فاسلز کے شیل بالکل آرماڈیلو سے ملتے جلتے تھے۔ مقامی لوگوں سے جب معلومات اکٹھی کی گئیں تو معلوم ہوا کہ یہ بہت بڑے بڑے جانور گلیپٹوڈونٹے کہلاتے تھے، جو اس وقت ناپید ہو گئے تھے۔ اس بات نے ڈارون کو حیران کر دیا کہ آخر اتنی بڑی جسامت کا جانور ایک چھوٹے سے جانور میں کیسے تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد ڈارون کا گزر گلیپاگوس جزائر کی طرف ہوا۔ ڈارون نے گلیپاگوس کے جزائر پر بہت منفرد قسم کے جانداروں کا مشاہدہ کیا اور دیکھا کہ ہر جزیرے پر مخصوص قسم کے جانور پائے جاتے ہیں، جو کہ دوسرے نزدیکی جزائر کے جانوروں سے تھوڑے مختلف ہوتے ہیں۔ اس نے وہاں چڑیوں کی ایک خاص قسم فنچز کا مشاہدہ کیا اور دیکھا کہ ہر جزیرے پر فنچز کی ایک مخصوص قسم پائی جاتی ہے، جس کی خصوصیات دوسرے جزیرے پر موجود فنچز سے ذرا مختلف ہے۔ اسی طرح کچھوؤں کی مختلف جزیروں پر پائے جانے والی اقسام میں بھی اسی طرح کے تغیرات موجود تھے۔ HMS بیگل 1836 کو واپس انگلینڈ آیا۔ ڈارون اس سفر کے دوران پروفیسر ہانسلو اور چارلس لیل کے ساتھ بھی خط و کتابت کے ذریعے منسلک رہا اور انہیں مختلف نمونے بھی بھیجتا رہا۔ پروفیسر ہانسلو نے ڈارون کے بھیجے ہوئے نوٹس کو 31 صفحوں کے پمفلٹ کی شکل میں کیمبرج سائنٹیفک کمیونٹی اور سائنسدانوں تک پہنچایا۔ ڈارون ایک گریجویٹ اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے سفر پر روانہ ہوا تھا، لیکن ایک مشہور سائنسدان کے طور پر واپس لوٹا۔ اس نے ایسی نایاب کلیکشن کی تھی کہ مشہور سائنسدانوں اور فطرت شناسوں کے درمیان اس کا نام عزت سے لیا جانے لگا۔ اس سفر کے بعد ڈارون نے یہ دعویٰ کیا کہ براعظم جنوبی امریکہ آہستہ آہستہ بلند ہو رہا ہے اور اسے بعد میں تسلیم بھی کیا گیا۔ چارلس لیل نے ڈارون کو آمادہ کیا کہ اپنی دریافتوں کو جیولوجیکل سوسائٹی آف لندن میں پیش کرے۔ 1837 میں ڈارون نے ایسا کیا۔ اس پریزنٹیشن کے دوران ڈارون نے پرندوں کے نمونے بھی پیش کیے اور ایک ہی ہفتے کے اندر مشہور ماہر علم طیور جان گولڈ نے ان نمونوں کا مشاہدہ کیا اور اعلان کیا کہ یہ پرندے فنچز کی بالکل نئی اقسام ہیں۔ ڈارون نے فنچز کی 12 نئی اقسام کو دریافت کیا۔
इसी दौरान डार्विन ने मस्नूई चुनाव के जरिए पालतू जानवरों की नई नई किस्में बनाए जाने के मुतालिक पढ़ा और उस नेचुरल सिलेक्शन से मुताबिकत के बारे में सोचता रहा जिसका मुशाहिदा इसने गैलापागोस के जज़ायर पर किया था। उसका ख्याल था कि माहौल भी सिलेक्शन की कुव्वत फराहम कर सकता है और जानदार अपने माहौल के मुताबिक ढलने के लिए नस्ल दर नस्ल तब्दील होते जाते हैं। जैसे मस्नूई चुनाव के जरिए किसान जानवरों की आने वाली नस्लों में अपनी मर्जी की खसूसियात के चुनाव करके नई ब्रीड्स बना सकते हैं। इसी तरह जब कुदरती चुनाव का अमल एक लंबे अरसे के लिए कार फरमा रहे तो वो जानवरों में नई नई खसूसियात के उभरने का बाइस बन सकता है। 1845 में डार्विन ने अपने ख्यालात को शाया करवाया और उसने लिखा कि उसके ख्याल में फिंचेस की नई इकसाम एक ही असल नू में इर्तकाई तब्दीलियों के नतीजे में वजूद में आई है। डार्विन ने नहायत गैर जज्बाती अंदाज में इस सारे अमल को खंगाला, वरना वो अपना नजरिया इर्तका शायद 1839 में ही शाया करवा चुका होता, लेकिन वो इससे मुतल्लिक मजीद सबूत इकट्ठे करने में लगा रहा। 1858 को उसे एक खत मिला जिसे खोलते ही उसे एक झटका सा लगा। ये खत एक नौजवान स्कॉलर अल्फ्रेड रसेल वालिस का था जो मशरकी हिंद की तरफ महव सफ़र था। वालिस ने अपने एक रिसर्च पेपर के बारे में डार्विन के ख्यालात जानना चाहे। ये पर्चा कुदरती चुनाव के जरिए इर्तिका से मुतल्लिक था। इसी काम पर डार्विन ने अपनी ज़िंदगी की 3 दहाइयाँ सर्फ कर दी थी, लेकिन इसे कभी एक थ्योरी की शक्ल में शाया नहीं करवाया था क्योंकि वो आखिरी सबूत तक जाना चाहता था। डार्विन ने वालिस को लिखा कि उसका पर्चा किसी भी साइंसी जरीदे में शाया हो सकता है। डार्विन ने वालिस का पर्चा दूसरे साइंसदानों को भी दिखाया। डार्विन के दोस्त जानते थे कि इस नज़रिए तक डार्विन ही सबसे पहले पहुंचा था, लिहाजा उन्होंने डार्विन वालिस के नाम से मुश्तरका पर्चा लैनिन सोसाइटी के सामने पढ़ने का मशवरा दिया। डार्विन ये पर्चा पढ़ने न जा सका क्योंकि ऐन उसी दिन उसके बेटे की मौत हुई और उसे बेटे की आखिरी रसूमात अदा करने जाना था। जब डार्विन और वालिस का पर्चा पढ़ा गया तो इब्तदाई तौर पर इसे कोई ख़ास पज़ीराई हासिल नहीं हुई। डार्विन की किताब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ 1859 को शाया हुई और देखते ही देखते इसकी 1250 कॉपियाँ फ़ौरन फ़रोख्त हो गई। इस किताब में इसने किसी भी तनाज़ा से बचने के लिए किसी ख़ास नू मसलन होमो सेपियन वगैरह का जिक्र नहीं किया, लेकिन इसने लिखा कि हो सकता है कि तमाम जानदार जो भी इस ज़मीन पर आज जिंदा हैं किसी एक इब्तदाई नू जिसने सबसे पहले सांस लिया था से इर्तिका के नतीजे में माज़े वजूद में आई हूँ। इसके बाद डार्विन ने इस किताब के 6 एडिशन शाया करवाए और हर एडिशन में किसी नई बात का इजाफा होता। इसका मशहूर जुमला सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी 1872 के 6ठे एडिशन में सामने आया। डार्विन ने अपने नज़रिए की सपोर्ट में बेशुमार दलाइल दिए। उसके दलाइल बायोलॉजी की हर शाख से ताल्लुक़ रखते थे, ख़ासतौर पर पैलेंटोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, एनाटॉमी और बायोजियोग्राफी से सबूत का एक अंबार है जो उसने कुदरती चुनाव के जरिए इर्तिका के हक में दिया। अगर हम डार्विन के नज़रिए को मुख्तसरन जानना चाहें तो इन अल्फाज में बयान कर सकते हैं कि हर नू अपनी आबादी में इजाफे का रुझान रखती है। जैसे खरगोश, बकरियां, भेड़ें, चुंटियां, मक्खियां वगैरह बहुत तेज़ी से अपनी तादाद बढ़ाती हैं। एक ही नू की जानदारों की खसूसियात में बेशुमार तग़य्युरात होते हैं। जैसे तमाम इंसान एक जैसे नहीं होते, अपने कद, रंग, जिसामत, अक्ल, ताकत वगैरह में एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। यही सूरत हाल दूसरी अनवा में भी है। बाकी जानदारों में भी इसी नौइयत के तग़य्युरात मिलते हैं। तमाम खरगोश बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। तमाम बकरियां, कछुए, परिंदे, मेंढक अपने माबैन तग़य्युरात रखते हैं। आबादी में इजाफा तो बला रोक टोक होता है, या अगर रोक होती भी है तो इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं होता। लेकिन आबादी में इजाफे की निस्बत वसाइल बहुत सुस्त रफ्तारी से बढ़ते हैं। चूँकि वसाइल की बढ़ने की रफ्तार आबादी में इजाफे की रफ्तार से कहीं कम होती है, लिहाजा एक वक्त आता है कि आबादी के लिहाज से वसाइल इतने कम हो जाते हैं जो अनवा के आपस में जंगो जदल का बाइस बनता है, और ऐसे मुकाबले में सिर्फ वही नू बाकी रहती है जो ज़्यादा ताकतवर हो। तमाम जानदार आबादी में लामहदूद इजाफे की वजह से वसाइल की कमी का शिकार होते हैं। वसाइल की कमी की वजह से जानदारों में इनके हसूल के लिए मुकाबले का रुझान होता है, और ये मुकाबला हर उन जानदारों के माबैन होगा जिनके वसाइल मुश्तरक हों, और इस मुकाबले में कामयाबी उन जानदारों को मिलती है जो ज़्यादा बेहतर मुकाबले की खसूसियात वाले होते हैं, जबकि दूसरी सूरत में या तो ख़त्म हो जाएंगे या उन्हें नकल मकानी करना होगी। ऐसे मुकाबले खा एक ही नू के अंदर हों या मुख्तलिफ अनवा के दरमियान, कमज़ोर खसूसियात को बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाना ही होता है। इस तरह अगली नस्लों में अपनी खसूसियात को वही जानदार मुंतकिल कर पाते हैं जिनमें मुकाबले की ज़्यादा सलाहियत होती है। लिहाजा ये कुदरती चुनाव है जो वक्त के साथ साथ आने वाली नस्लों को पहले से बेहतर करता चला जाता है। क्योंकि कुदरती हालात में लामहदूद वक्त दस्तयाब होता है, लिहाजा बहुत सी नस्लें गुजर जाने के बाद जानदार अपने आबाओ अजदाद से बहुत मुख्तलिफ हो जाते हैं
और ऐसा अमल नई नई स्पीशीज़ के उभरने का बायस भी बन जाता है। ज़मीन पर क्योंकि मुख्तलिफ जोग्राफियाई इलाकों में वसाइल भी मुख्तलिफ होते हैं और उनके हसूल के लिए खसूसियात का फ़र्क भी इलाकों के लिहाज से मुख्तलिफ होगा। इस तरह ज़मीन पर जोग्राफियाई तफरीक की वजह से हो सकता है कि मुख्तलिफ इलाकों में स्पीशीज़ भी इर्तिका पजीर हों और यह अमल ज़मीन पर जानदारों के तनू का बायस बना हो। डार्विन का नज़रिया इर्तिका खालिस्तन एक साइंसी अंदाज की कोशिश थी जिसे साइंसी बुनियादों पर दलाइल की मदद से पेश किया गया, लेकिन इसके असरात न सिर्फ हयातियाती अलूम की सतह पर इनकलाब की शक्ल में ज़ाहिर हुए बल्कि इंसानी तारीख पर भी इसके न मिटने वाले नकूश मुरतब हुए। नाज़रीन, ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ एक ऐसा सवाल है जिसका मुतलाशी हर जी अक्ल है। डार्विन का नज़रिया गलत है या सही, ये एक अलग बहस है, लेकिन डार्विन के इस नज़रिए ने इंसानी सोच को एक नया जाविया दिया और इसका मकसद सिर्फ इसी सवाल के जवाब की तलाश थी। हम इसके नज़रिए से मुतफिक हों या ना हों, लेकिन इसको इतना क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए कि इसने जो तगोदो की इसका मकसद खुदा के वजूद का इनकार नहीं हो सकता, बल्कि इसने ज़िंदगी के इस मुहिम्मा को सुलझाने के लिए एक कोशिश की जिसके मुतलाशी हम सब हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारी आज की ये वीडियो यहाँ पर इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको हमारी आज की ये काविश पसंद आए तो अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। आमीन।